हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। आज की जो वीडियो है वो एक लेक्चर वीडियो है जिसको हम CHE 04 कोर्स कोड को लेके चल रहे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करें तो उसमें 1 to 6 जो यूनिट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर दी हैं बाय लेक्चर वीडियोस। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 7 आज हमने स्टार्ट करना था ब्लॉक नंबर 2 का। यूनिट 7 जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं और उसका मतलब क्या है। अब थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें, थर्म जो वर्ड है उसका मतलब है टेम्परेचर, हीट। तो हीट में आने वाले जितनी भी स्टडीज होंगी हीट के रिगार्डिंग, टेम्परेचर के रिगार्डिंग, जो भी स्टडी होगी उस पूरी स्टडी की केमिस्ट्री को बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। अभी हम ये सिर्फ था एक लेमैन लैंग्वेज में कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, लेकिन अगर बात करें एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में कि थर्मोकेमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करें, तो एक्चुअल में इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। वी ऑल नो दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द चेंजेस। जो ब्रांच सिर्फ और सिर्फ चेंजेस को स्टडी करती है। कब चेंजेस कब आएंगे? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को समझने के लिए उसकी स्टडी जो होती है उस पूरी स्टडी को बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। लेकिन चेंजेस कौन से, ये बात याद रखना जरूरी है। सारे के सारे चेंजेस नहीं, चेंजेस तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें बहुत से चेंजेस होते हैं, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, विच टाइप ऑफ चेंजेस? हीट चेंजेस। द आंसर इज हीट चेंजेस। मतलब जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है उस टाइम जो भी हीट में चेंजेस आएंगे, हीट में चेंजेस क्या 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 आएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। उन सभी हीट चेंजेस को स्टडी करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। अब हीट चेंजेस जो होंगे या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा या कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, और तभी हम बोलेंगे कि हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक ये समझा कि हम चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उस वर्ड का नाम क्या है, उस टाइटल का मतलब क्या है। अब जो आज हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या क्या, हम पूरी जो यूनिट है उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये क्या है, कैसे हम इसे समझें, कैसे हम इसे परफॉर्म करें, कैसे हम इसे सॉल्व करें, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इंथैल्पी चेंजेस आएंगे कैसे आते हैं, किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करते हैं, ये पूरी डिपेंडेंस अफेक्ट्स वो सब पढ़ेंगे। आगे इंथैल्पी चेंजेस क्यों होते हैं वो हम समझेंगे। उसके बाद कैसे होते हैं वो समझेंगे, लेकिन उनको कैसे हम डिटर्मिन करें कि इंथैल्पी चेंज हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ। उन सभी चेंजेस को समझने के लिए हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशंस। उसके बाद एक एप्लीकेशन है इसी चेंजेस की जिसको अब बोलेंगे हेस लॉ, मतलब एक हम लॉ भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक फेमस डेरिवेशन है किरचॉफ्स लॉ डेरिवेशन, फिजिकल डेरिवेशन है, वो भी पढ़ेंगे। तो इस पूरी यूनिट में मेन जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शुरू से। केमिकल रिएक्शन जो हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी चेंजेस होंगे इन जो हीट में जो भी चेंजेस आएंगे वो या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होंगे या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि जो भी रिएक्शन परफॉर्म होगी वो क्लोज्ड वेसल में परफॉर्म होगी। क्लोज्ड वेसल में परफॉर्म होगी मतलब जो भी उसमें इंटरनल वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आएगा अगर वॉल्यूम में, तो हम बोलेंगे जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है इट इज परफॉर्म एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या फिर दूसरा क्या ऑप्शन है कि कांस्टेंट प्रेशर में, प्रेशर रेगुलेटेड वेसल में, जिसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। अभी दोनों में अगर हम हीट चेंजेस को मेजर करेंगे तो हम बोलेंगे कि हम हीट चेंजेस को मेजर कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखेंगे कैसे उसे? क्यू, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे नोट कर रहे हैं, हम कांस्टेंट प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं, हीट कैसे चेंज होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम क्या चीज कैसे डिनोट करेंगे उस चेंजेस को? क्यू पी, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट
प्रेशर। तो ये जो मैंने अभी आपको बात समझाई वो ये समझाई कि ये टर्म क्या है और ये टर्म क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं उसका लिंक जो होगा वो लास्ट यूनिट के साथ तो ऑब्वियसली होगा। अगर है तो कैसे, हमने लास्ट यूनिट में ये दोनों चीज़ें डिस्कस की थी। आप रिकॉल करें या फिर आप इससे पहले जो लास्ट वीडियो है इसकी 6th यूनिट जिसमें हमने किया था थर्मोडायनेमिक्स लॉ को लेकर, वो अगर आप रिकॉल करें तो उसमें हमने पढ़ा था क्यू वी की वैल्यू द हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज रिलेटेड टू द इंटरनल एनर्जी चेंज, और the heat changes at constant pressure is directly related to the enthalpy change। तो इसका मतलब क्या है, क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ये भी हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे रिएक्शन एंथैल्पी। अब रिएक्शन एंथैल्पी क्या होती है? रिएक्शन एंथैल्पी का मतलब है चेंज इन द एंथैल्पी। कब? जब भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाएगा उस टाइम एंथैल्पी में कितना चेंज आया, तो उस चेंज को बोलेंगे रिएक्शन एंथैल्पी चेंज। अब इसे न्यूमेरिकली कैसे डिनोट किया जाता है? डेल्टा आर एच। अब ये क्या है? रिएक्शन एंथैल्पी में चेंज कैसे, जो चेंज है उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच के साथ, ये हमें पता था। एंथैल्पी चेंज को लिखते हैं डेल्टा एच, लेकिन अगर रिएक्शन वर्ड लग गया तो हम जस्ट इस रिएक्शन को डिनोट करने के लिए यहाँ पे आर डाल देंगे स्मॉल लेटर में। डेल्टा आर एच मतलब कि एंथैल्पी में चेंज आया रिएक्शन की, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आर आ गया तो इसका मतलब क्या है। अब इसके बाद ये तो था रिएक्शन एंथैल्पी में चेंज। अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? डेल्टा आर यू। आर का मतलब क्या है? रिएक्शन। अब इसको हम जो ये डेफिनेशन है इसको हम जोड़ेंगे लास्ट यूनिट के साथ जो हमने पढ़ा था क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो इसको हम इस यूनिट में यूज करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे आर। इसी तरह से सिमिलरली क्यू पी को लिखने के लिए डेल्टा एच तो लिखेंगे लेकिन हम यहाँ पे नई चीज डाल देंगे आर। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ रिएक्शन वर्ड को लिखने के लिए हमने यहाँ पे आर डाला, बाकी कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब डेल्टा यू क्या था? डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज का मतलब क्या है कि पहले जब रिएक्शन अभी परफॉर्म नहीं हुई थी, स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट्स का कितना था, और जब रिएक्शन परफॉर्म हुई उस टाइम जो इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट्स का है, इंटरनल एनर्जी जो प्रोडक्ट्स का है वो कितना है। अब उन दोनों इंटरनल एनर्जी वैल्यूज को अगर हम माइनस कर देंगे, डिफरेंस उसका निकालेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा? बचा हुआ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? यू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सिमिलरली एंथैल्पी की बात करें, जब रिएक्शन परफॉर्म नहीं हुआ था, अभी इनिशियल कंडीशंस थी, उस टाइम एंथैल्पी रिएक्टेंट्स की कितनी थी वो नोट करें। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं हम नोट करेंगे रिएक्शन के बाद कि जो एंथैल्पी है वो प्रोडक्ट्स की कितनी रही, और दोनों को हमने नोट कर लिया। अब अगर उनका दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि उनमें दोनों में चेंज कितना आया। चेंज मतलब डेल्टा, एंथैल्पी में चेंज कितना आया, दैट इज एच प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। आगे पढ़े। आगे एक इक्वेशन मतलब कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है जिसमें एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें हर एक चीज स्पेसिफाई होगी, मतलब कि जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट मतलब कि रिएक्टेंट्स सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसियस फॉर्म में हैं। रिगार्डिंगली जो प्रोडक्ट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं, लिक्विड में हैं या फिर गैसियस फॉर्म में हैं। और उसके साथ साथ एनर्जी चेंज कितना आया वो भी स्पेसिफाई रहेगा। एनर्जी में चेंज आया वो माइनस में है, प्लस में है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि सब कुछ स्पेसिफाइड फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म पे है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, दोनों ने रिएक्ट करा, वाटर फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो लिक्विड फॉर्म में है। इसका मतलब जो इसकी फिजिकल स्टेट है इस रिएक्शन की उसको पूरी तरह से स्पेसिफाई किया गया है। कैसे किया गया है? डिनोट करके G
Gl। मतलब जो हाइड्रोजन था रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन वो भी गैशियस फॉर्म में था, ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में था। जब इन दोनों में रिएक्शन हुआ और फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट बना वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में है। उसके साथ साथ एनर्जी में कितना चेंज आया, एंथैल्पी में चेंज आया, -285.8 किलो जूल पर मोल का एनर्जी चेंज हुआ, मतलब कि एंथैल्पी चेंज हुआ। उसी तरह से अगर अगली दूसरी एग्जांपल लें, कार्बन, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रेफाइट, प्लस ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में, जिसमें रिएक्शन के बाद फॉर्मेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि गैशियस फॉर्म में है, उसमें इतना एंथैल्पी चेंज है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात फोकस करने वाली है वो ये है कि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म को भी स्पेसिफाई किया गया है, कि जो कार्बन है वो ग्रेफाइट की फॉर्म वाला कार्बन, जो ग्रेफाइट है, उसे यूज किया गया है, स्पेसिफिकली ये बताया गया है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में सारी चीजें, फिजिकल स्टेट हो, केमिकल स्टेट हो, दोनों को अच्छे से स्पेसिफाई किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमने पढ़ी इंटरनल एनर्जी फॉर द रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, उसके लिए हमें सपोज करना होगा एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होगी। अगर कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होगी तो उसकी इनिशियल कंडीशंस क्या है। सपोज कीजिए उसकी इनिशियल एंथैल्पी H1 है और उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 है, उसका इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। जब रिएक्शन परफॉर्म हुई तो उसके बाद उसका फाइनल टर्म्स क्या होंगी, फाइनल एंथैल्पी इज इक्वल्स टू H2, फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू U2, और जो इनिशियल प्रेशर P1 था वो चेंज होके कितना हो गया P2, इनिशियल वॉल्यूम V1 थी वो चेंज होके कितनी हो गई फाइनल कंडीशन में V2। तो ये सारी कंडीशन सबसे पहले हमने सपोज कर ली। अब आप रिकॉल करें थर्मोडायनेमिकल लॉज। अब थर्मोडायनामिक्स के अगर लॉ आप यूज करेंगे, कैसे, कौन सा था, अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशन आपको याद हो, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, ये हम यूनिट्स में जो पिछले यूनिट्स पढ़ी हैं उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं, इसका सिग्निफिकेंस भी। अब ये जो कंडीशन इक्वेशन है H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, इसको इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों में हम चेंज करें, दोनों की फॉर्म में लिखेंगे। इनिशियल कंडीशन की फॉर्म में क्या आएगा, H1 U1 प्लस P1 V1। ये थी इनिशियल कंडीशन में थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन इन फाइनल कंडीशन H2 U2 P2 V2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, सपोज लिख लिया, इक्वेशन के नंबर डाल दिए 1 2। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ना है, चेंजेस, क्योंकि हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो चेंजेस के पढ़ रहे हैं, डेल्टा मतलब चेंज। तो चेंज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, डिफरेंस लेना होगा। अब आप कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, क्यों हम बोल रहे हैं कि इसमें माइनस करना, हमें कैसे पता चला कि इसमें माइनस ही करना है, इसमें प्लस क्यों नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चेंज को पढ़ने के लिए हमें चीजों का डिफरेंस लेना होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया, हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम चेंजेस पढ़ पाए। चेंजेस कैसे पढ़ेंगे, फाइनल कंडीशंस माइनस इनिशियल कंडीशन, मतलब कि प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स का, H2 माइनस H1। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करा, 2 माइनस 1 2 माइनस 1। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आएगी, H2 माइनस H1, मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी रिएक्शन की। अब हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा RH। उसके बाद हम राइट हैंड साइड में इंटरनल एनर्जी को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, PV टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाकी हमने कुछ चेंज नहीं किया। क्यों करा ऐसा हमने, ताकि हम U2 माइनस U1 को डेल्टा RU लिख सकें। इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम एक कंडीशन डाल रहे हैं कि अगर जो सिस्टम हमने सपोज किया है, अगर हम उसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो उसमें क्या होगा, जो P1 है वो एक स्टैंडर्ड प्रेशर बन जाएगा P, जो P2 है वो भी बन जाएगा P, क्योंकि प्रेशर में कोई चेंज नहीं था। अगर चेंज ही नहीं है तो P1 P2 की तो बात ही नहीं होगी। तो इसका मतलब P1 इज इक्वल्स टू P एंड P2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू P। तो हम अब क्या करेंगे, जहां पे P1 P2 है वहां पे क्या लिखेंगे, P। तो ठीक है, हमने लिख दिया P V2
माइनस पी V1। तो P कॉमन निकालना चाहिए, तो ब्रैकेट में हमने P को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा V2 माइनस V1। अब V2 माइनस V1 मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V के साथ। तो हमने सिर्फ क्या करा, डेल्टा V लिख दिया। ये हमने कैसे करा, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये कहाँ से आया, μ2 माइनस U1 से आया। P कहाँ से आया, हमने लेट करा कि जो सिस्टम है एट कांस्टेंट प्रेशर हम पढ़ रहे हैं। ये कैसे आया, V2 माइनस V1 करके आया। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी, इक्वेशन क्या बनी, डेल्टा RH इज इक्वल्स टू डेल्टा RU प्लस P डेल्टा V। अब हम इसे जोड़ेंगे लास्ट यूनिट के साथ, जिसमें हमने क्या करा था, डेल्टा RU जो डेल्टा RH है इसको हमने लिखा था QP एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा RU चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसको हमने लिखा था हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम इन दोनों को जस्ट उन्हीं टर्म्स के साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा QP, यहाँ पे क्या आ जाएगा QV, P डेल्टा V इज एज इट इज। यहाँ पे ये दो इक्वेशंस मेन है, एक तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मेन है। ठीक है, ये दोनों ही रिजल्ट है, इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी। ये थी मेन, जो मेन इक्वेशन है। उसके बाद हमने क्या करा, टर्म्स को चेंज करा, बाकी सारा कुछ एज इट इज। अब जिसमें हम, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री में हम हर एक डेरिवेशन को आइडियल कंडीशन के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए हमने एक स्पेशल केस अज्यूम किया आइडियल कंडीशंस का, कि हम सपोज करते हैं कि जो गैस है वो आइडियल गैस है। अगर आइडियल गैस है तो उसमें जितने भी गैसियस रिएक्टेंट्स एज वेल एज गैसियस प्रोडक्ट्स आर आइडियल। उसके साथ साथ हम एक दूसरी असम्पशन क्या लेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के वो क्या रहेंगे, N1। नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के जो चेंज हुए थे उसको हम लिख लेंगे N2 के साथ। अगर हमने ये करा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइडियल गैसेस कंडीशंस, तो वी कैन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। तो PV इज इक्वल्स टू nRT है, तो वी कैन अप्लाई इन इनिशियल कंडीशंस एज वेल एज फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन P1 V1 इज इक्वल्स टू N1 RT। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंज नहीं है। R इज गैस कांस्टेंट विच इज रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज। फाइनल कंडीशन में P2 V2 इज इक्वल्स टू N2 RT। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट डेरिवेशन अभी जो करी थी उसमें भी हमने करा था प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P। तो जहां पे P1 है वहां पे भी P लिखेंगे, जहां पे P2 है वहां पे भी P लिखेंगे। तो हमने ये दो इक्वेशंस लिख ली दोनों। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस करवाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है चेंज। तो हमने क्या करा, दोनों टर्म्स को माइनस करवाया, फाइनल कंडीशंस माइनस इनिशियल कंडीशंस। तो यहाँ पे P को कॉमन निकाला V2 माइनस V1, RT को कॉमन निकाला N2 माइनस N1। V2 माइनस V1 इज डेल्टा V, जो कि वॉल्यूम में चेंज आया। यहाँ पे जो नई टर्म ऐड हुई है आइडियल कंडीशन में, दैट इज N2 माइनस N1। वो क्या है, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीशीज, जिसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा NG। अब हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल कंडीशंस। अगर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स भी तो चेंज होंगे। V2 माइनस V1 मतलब कि डेल्टा V हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा NG, तो उसके लिए कौन कौन सी जो बातें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो डेल्टा NG वैल्यू है वो न्यूमेरिकली पॉजिटिव रहेगी, न्यूमेरिकली नेगेटिव रहेगी, या फिर जीरो रहेगी। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं प्रैक्टिकली भी। और कैसे, फर्स्ट कंडीशन है वो है, अगर नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट के ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, देन डेल्टा NG वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास है N2 माइनस N1। अगर N2 प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे, सपोज कीजिए वो है 100, माइनस जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वो कम रहेंगे, सपोज कीजिए वो 90 है, तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर N2 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू N1, देन द डेल्टा NG वैल्यू वुड बी पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन,
अगर ये कंडीशन को रिवर्स कर दें, अगर हम रिएक्शन के बाद देखें कि जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो रिएक्टेंट की बजाय अभी प्रोडक्ट में कम हो गए हैं, मतलब कि मतलब N1 इज ग्रेटर देन N2, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा Ng वैल्यू न्यूमेरिकली नेगेटिव होगी। अब थर्ड कंडीशन, जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के थे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स अगर प्रोडक्ट के हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो चेंज इज इक्वल टू 0। इट मीन्स डेल्टा Ng वैल्यू न्यूमेरिकली वुड बी 0। तो ये थी कंडीशंस नंबर ऑफ मोल्स जिनमें चेंज आते हैं कि वो पॉजिटिव कैसे रहेगा, नेगेटिव कैसे रहेगा, या 0 कैसे आएगा। अब यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा है वो लास्ट यूनिट को रिवाइज करा है, और आने वाली जो यूनिट है, जो हम 7th यूनिट पढ़ रहे हैं, उसमें आने वाली टर्म्स को हमने समझा कि कैसे कैसे उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हम क्यों डिटर्मिन कर रहे हैं। अब जो मेन टॉपिक है उसके बाद आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लग गई, एक नया वर्ड आ गया स्टैंडर्ड। अब इसका मतलब क्या है, अभी सपोज कीजिए कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। जब रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, अभी रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको ऐड अप होकर कंपाउंड बनना होता है। अभी एलिमेंट्स को जुड़ के जब कंपाउंड बनना होता है, अगर 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, जिस टाइम पे 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनने के लिए जितना एंथैल्पी में चेंज आता है, उस एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब डेफिनेशन आप इस जो टाइटल है उससे ही बना सकते हैं। फॉर्मेशन का मतलब किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम देयर एलिमेंट्स का, उसमें क्या होगा, चेंज इन द एंथैल्पी। कब, जब फॉर्मेशन हो रहा है कंपाउंड्स का फ्रॉम देयर एलिमेंट्स, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो डेफिनेशन आपने ऐसे ही बना ली, आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसे डिनोट कैसे करेंगे, क्योंकि चेंज है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो डेल्टा तो लिखेंगे ही। फॉर्मेशन है तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल f के साथ, इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन। h मतलब एंथैल्पी, नॉट का मतलब, नॉट यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस को लेकर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगाया, डेल्टा FH नॉट। तो जहाँ पे भी अभी इस यूनिट में या आगे आने वाली यूनिट्स में ये टर्म आएगी, तो उसमें आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, जब एलिमेंट से कंपाउंड बनेंगे, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा एलिमेंट से, उस टाइम कितना एंथैल्पी में चेंज आया उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड डिनोटेड बाय दिस टाइम। उसके बाद एक बात जो आपको समझनी है वो है कि हमें किसी भी कंपाउंड की एक्चुअल एंथैल्पी पता नहीं होती है। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे हम कैलकुलेट करें, तो एक्चुअल एब्सोल्यूट एंथैल्पीज हमें कंपाउंड की नहीं पता होती है, तो हमें कौन सी पता होती है, रिलेटिव एंथैल्पीज। किसके रिलेटिव, उसके एलिमेंट्स के रिलेटिव। एलिमेंट्स के रिलेटिव कितनी है, कितने गुना ज़्यादा है, कितने गुना कम है, वो रिलेटिव हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। क्योंकि हम आर्बिट्रेरी कन्वेंशंस लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एलिमेंट्स की अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन की बात करें वो तो 0 होगी। ये मैं अभी आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि अब जब आगे क्वेश्चंस आएंगे या न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहाँ पे जो टर्म 0 ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, ताकि अभी आप समझ सकें। क्योंकि हमें एक्चुअल एंथैल्पीज कंपाउंड की नहीं पता होती है, हम रिलेटिव एंथैल्पीज लेते हैं। किसके रिलेटिव लेते हैं, एलिमेंट्स के रिलेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब हम आर्बिट्रेरी कन्वेंशंस लगा रहे हैं। अगर आर्बिट्रेरी कन्वेंशंस लगा रहे हैं एलिमेंट्स को लेकर, तो एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। इसका मतलब जहां पे भी अभी कोई भी रिएक्शन आएगी, वहां पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स तो 0 ही रहेंगी। ये बात आप याद रखिएगा। सेकेंड, इफ एन एलिमेंट शो एलोट्रोपी, अब कोई भी अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, अगर एलोट्रोपिक फॉर्म में है या फिर फेजेस में भी डिफरेंस है, तब क्या होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। तो हमने ये पता कर लिया कि डेल्टा H नॉट, डेल्टा FH नॉट वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 होगी। एलिमेंट्स के केस में 0 होगी, एलोट्रोपिक फॉर्म में भी 0 होगी, या डिफरेंट फेजेस के केस में भी 0 होगी।
अब इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अभी जो हमने डिस्कस करी वही हम उठाएंगे। कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन गैशियस फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गैशियस फॉर्म। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितना चेंज आया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हुआ, क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही तो करेंगे। प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। यहाँ पे प्रोडक्ट की एज इट इज लिखी, ग्रेफाइट एलोट्रोपिक फॉर्म आ गई तो यहाँ पे हम 0 वैल्यू लेंगे। ऑक्सीजन का गैशियस फॉर्म आ गया, ग्रेफाइट और गैशियस फॉर्म डिफरेंट फेसेस आ गए तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 0 ले ली। तो हम किसकी काउंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की ही हम काउंट करेंगे जो कि रिएक्शन के साथ लिखी हुई थी 393.5 इन नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव वैल्यू। ओके, अब रिएक्शन एंथैल्पीज क्या होती हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट, अभी उसका सिग्निफिकेंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कैसे 0 लेते हैं, वो सारी हमने समझ ली। अब इसे कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेट कैसे करते हैं। रिएक्शन एंथैल्पीज, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पीज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले आप सभी रिएक्टेंट की रिएक्शन एंथैल्पीज का सम कर लीजिए, फिर आप जितने भी रिएक्टेंट एंथैल्पीज प्रोडक्ट्स के हैं उसका सम कर लीजिए, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी की वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक जर्नल रिएक्शन ले लेते हैं, PA प्लस QB दोनों रिएक्ट कर रहे हैं जो बना रहे हैं C प्लस D। यहाँ पे PQRS क्या है, स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। A और B रिएक्टेंट्स है, ऑब्वियसली C और D प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है। अब इन सभी की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज क्या होंगी, A की क्या होगी डेल्टा HF H0, ये तो सभी के लिए है, ब्रैकेट में A B C D लिख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए किस रिएक्टेंट की है किस प्रोडक्ट की है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी प्रोडक्ट्स क्या है C और D, तो इन दोनों वैल्यूज का सम करेंगे विद देयर कॉफिशिएंट्स, माइनस रिएक्टेंट्स A और B इनका सम करेंगे, फिर दोनों का नेगेटिव ले लेंगे। देखिए हमने वही लिखा, R डेल्टा HF0 C प्रोडक्ट D प्रोडक्ट, दोनों का सम, A और B रिएक्टेंट्स का सम, फिर दोनों का माइनस कर दिया। अब अगर आप इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप इजीली, और भी आपको इजीली समझ आएगा, आप क्लियर हो पाओगे। एक कैलकुलेट यहाँ पे लिखा हुआ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Ng, हम थोड़े से न्यूमेरिकल कर लें ताकि हमें जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकली समझ पाएं और इजीली वो आपको टॉपिक इजी भी लगेंगे न्यूमेरिकल करने के बाद। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, उसमें पूछा गया है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng। हमें क्वेश्चन इक्वेशन दी गई है H2 गैशियस फॉर्म में, ऑक्सीजन का हाफ मोल गैशियस फॉर्म में, तो प्रोडक्ट बना वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं इक्वेशन जो है दोबारा लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है डेल्टा Ng वैल्यू, तो क्या है N2 माइनस N1, N2 प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट करें, नंबर ऑफ मोल्स देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स दोनों ही गैशियस फॉर्म में है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट फेस में है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, तो हम इसका N वैल्यू N2 वैल्यू 0 ले लेंगे, माइनस अभी रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट में जो H2 है उसका नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कितना है 1, प्लस दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन जिसका नंबर ऑफ मोल कितना है हाफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अभी 1 + 1/2 मतलब कि 3/2, यहाँ पे डेल्टा Ng वैल्यू जो आई है वो नेगेटिव 3/2 आई है। नेक्स्ट इक्वेशन, कार्बन इज इन ग्रेफाइट फॉर्म, ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैशियस फॉर्म में है। नंबर ऑफ मोल्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा Ng, प्रोडक्ट्स के कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल 1, माइनस अभी रिएक्टेंट का सम कर लें,
ग्रेफाइट की फॉर्म में है, एनोट्रॉपिक फॉर्म है और डिफरेंट फॉर्म है, तो इसके वैल्यू लेंगे 0 प्लस ऑक्सीजन की कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद नेक्स्ट अमोनिया 1/2, प्रोडक्ट में क्या है नाइट्रोजन, 3/2 मोल है हाइड्रोजन का, गैशियस फॉर्म में है, तो क्या करेंगे डेल्टा Ng वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट्स का सम 1/2, 3/2 माइनस अमोनिया का नंबर ऑफ मोल इज 1, तो इसे सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा आपके पास 4/2, मतलब 4/2 - 1 मतलब कि 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल, सिर्फ एक नंबर ऑफ मोल का चेंज आया। नेक्स्ट हाइड्रोजन का हाफ मोल, क्लोरीन का हाफ मोल और बना HCl इन गैशियस फॉर्म, तो इसमें भी सिमिलरली ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे, 1 नंबर ऑफ मोल माइनस इन दोनों का आप क्या कर लीजिए सम इज इक्वल्स टू 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ मोल में कोई चेंज नहीं आया, जितने रिएक्टेंट्स के थे उतने ही नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट्स के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन रिएक्शन कैलकुलेट डेल्टा RH0। तो रिएक्शन एंथैल्पी हमें काउंट करनी है 298.15 केल्विन पे। हमें रिएक्शन में दिया गया है प्रोपीन, ऑक्सीजन का मोल, इसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना। हमें सभी वैल्यूज दी गई हैं एंथैल्पी फॉर्मेशन के लिए, प्रोपीन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सभी के लिए दी गई हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे डेल्टा RH0, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, ये दोनों, तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने लिखा 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर, तो क्या लिखेंगे 3 डेल्टा HF0 फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ वाटर माइनस, ये प्रोडक्ट का हो गया माइनस। अभी सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स की बात करेंगे, प्रोपेन इसका नंबर ऑफ मोल 1 था तो 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 9/2 और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। हम इसमें जस्ट अभी वैल्यूज फाइंड सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है -393.5 प्लस 3 और वाटर के लिए कितनी है 20.42 माइनस प्रोपीन के लिए कितनी है 1 इंटू 298.15 सॉरी 285.8 क्वेश्चन में दिया गया है 285.8 प्लस 9/2 ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन इज इन एलिमेंटल फॉर्म तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ये हमने पढ़ा। हमने पहले ही मैंने आपको बताया था एलिमेंटल फॉर्म हो, एलोट्रॉपिक फॉर्म हो, डिफरेंट फेज हो, उसके लिए हम वैल्यू 0 लेते हैं। अभी इसको सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि जस्ट कैलकुलेशंस करने के बाद किलोजूल पर मोल में आंसर आएगा। आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आया है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दी गई है, इसे हमें लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स। सिर्फ हमें रिएक्शन, मतलब जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में अभी लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल किया उसमें हमें वैल्यूज भी दी गई थी, हमें सब्स्टिट्यूट करनी थी, लेकिन इसमें वैल्यूज नहीं दी गई हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना है। तो फॉर्मूला क्या होगा सोल्यूशन में, फॉर्मेशन है ना, तो रिएक्शन इज इक्वल्स टू अभी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को कैसे लिखेंगे 2 नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 2 डेल्टा HF0 किसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3 डेल्टा FH0 किसका वाटर का। ये तो हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की बात, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 डेल्टा HF0 C2H6 प्लस
7/2 डेल्टा HF0 ऑक्सीजन। अभी ये एलिमेंटल फॉर्म है, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उस टाइम इसे जीरो डिक्लेयर करोगे, लेकिन जब आप फॉर्मूला लिखते हो उसमें आपको ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये रिएक्टेंट है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो आप इसको फॉर्मूला में भी नहीं लिखोगे, नो, इसको आपको फॉर्मूला में ऐड अप करना है, लेकिन जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उसमें आप स्पेशली इसको शो करोगे, आप रीज़न भी लिखोगे कि मैं इसकी वैल्यू जीरो क्यों ले रहा हूँ। ओके, अब यहाँ तक क्या करा हमने, अभी जो हमने जो आज पढ़ा है वो क्या था, सिंपली कि जो थर्मोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि इस वर्ड का मतलब जानना ज़रूरी है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्या चेंजेस होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है विद उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसी को आज की जो यूनिट 7th यूनिट है उसको हमने रिलेट करा पिछली यूनिट के साथ। उसके बाद हमने समझा रिएक्शन एंथैल्पी क्या होता है। रिएक्शन एंथैल्पी के बाद कुछ थर्मोकेमिकल इक्वेशन को स्पेसिफाइड फॉर्म में लिखा जाता है, वो हमने समझा। जो हमने लास्ट यूनिट में जो टर्म्स हमने डिस्कस करी थी उसको हमने जस्ट थोड़ा सा उसमें माइन्यूट चेंज करा और उन दोनों में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन के बाद डेरिवेशन के बाद उससे हमने जोड़ा आइडियल कंडीशंस के साथ। उसके बाद हमने करा स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, हम उसे रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो हमने सारा समझा। वो समझने के बाद उसके बाद हमने करा था कि कैसे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इन सभी डेफिनेशंस को सभी फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करा। ये जो टोटल 4-5 न्यूमेरिकल आपने करे हैं उन सभी को आप अच्छे से रिवाइज करें कि कैसे आए। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते जाएं। और हाँ, एक न्यूमेरिकल है जिसकी कैलकुलेशन में हमने आंसर नहीं लिखा है, उसको आप कैलकुलेट करें और उसे सॉल्व करके हमें आंसर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ, सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, तो ताकि सभी को पता चल जाए कि लेक्चर्स इसके स्टार्ट हो चुके हैं। हम रेगुलरली बाकी कोर्स के लिए भी लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे, कोई भी डिले नहीं होगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आपको और किस कोर्स कोड के लिए पहले वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते रहें। देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।